डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन किया था और इस पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल डू सम टॉपिक्स, राइट। तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohms बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। मतलब सिंपल है कि हमारे पास कुछ रेसिस्टेंस दिया हुआ है और बोला गया कि रेसिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है एक बार 4 ohm आएगा और एक दूसरे में 1 ohm आएगा, करेक्ट। तो इसको करने से पहले मैंने बताया था कि जो रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, रेसिस्टेंस को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में, वो 3 वेज होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज, सेकेंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड। थर्ड वन को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स्ड रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सपोज आप लोग को याद हो तो इस तरह से रहता था इंड टू इंड कनेक्शन। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, सबका सम हो जाता है, सभी रेसिस्टेंस का क्या होता है, सम होता है। और इसमें क्या है, अगर सपोज 2 ohm और 3 ohm का अगर हम लोग रेसिस्टर लिए हैं सीरीज़ में, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा दोनों का सम, मतलब 3 to 5। मतलब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ये याद रखना है। नाउ उसी तरह से अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था, सपोज 2 ohm और 3 ohm, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ईच रेसिस्टर का वन एंड जो है एक टर्मिनल पे होगा और दूसरे एंड जो होगा वो दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड होगा। नाउ अब इसमें क्या हो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालने का फॉर्मूला था, क्या लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, दैट इज़ यहाँ पे R1 की जगह पे 1/2 प्लस 1/3 निकालेंगे, राइट। और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड होता है दो रेसिस्टर का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो 2 × 3 अपॉन और दोनों का सम, तो 2 3 5, तो इस तरह से 6/5। मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो 6/5 दैट इज इक्वल टू 1.2 ओम हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, देखो 2 ohm और 3 ohm से दोनों से छोटा है, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ईच रेसिस्टर से कम होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया था मिक्स्ड रेसिस्टेंस। मिक्स्ड रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे सपोज ये एक रेसिस्टर है, फिर ये जो है इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सपोज 2 ohm, ये 3 ohm और ये 4 ohm है, राइट। ये क्या है, अलग अलग ओम का रेसिस्टर है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3 ohm और 4 ohm पहले क्या है, दैट इज़ इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पहले क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड देन द इक्विवेलेंट ऑफ दिस 3 ohm एंड 4 ohm रेसिस्टर जो है दैट इज़ इन सीरीज विद द 2 ohm। ये दोनों जो इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दोनों पैरेलल का, वो क्या होगा, 2 ohm के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मिक्स्ड रेसिस्टेंस करते हैं, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में होगा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm। अब हमें क्या चाहिए, इस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाए तीनों को, सो दैट कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ohm निकल के आएगा। नाउ तो अब आपको पहले ये चेक करना होगा कि ये सीरीज़ का है या पैरेलल का है या मिक्स्ड का है। तो 4 ohm है, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा दैट मीन्स इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ग्रेटर होना चाहिए था। तो यहाँ तो एक 6 ohm का रेसिस्टेंस है, तो 6 से तो 4 छोटा है, इसका मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं है, ओनली सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं है। नाउ मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है कि एच रेसिस्टेंस से कम होना चाहिए इक्विवेलेंट। यहाँ पे 4 ohm है, तो सबसे लोएस्ट को कितना है, 2 ohm, तो 2 ohm से भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 ohm से ग्रेटर है। इसका मतलब ये कंप्लीटली पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, दैट मीन्स अब ये सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये मिक्स्ड रेसिस्टेंस का केस है। तो 4 ohm है, इसका मतलब कि मिक्स्ड रेसिस्टेंस होगा। अब ये 4 ohm है, तो हम लोग कैसे इसको ये करेंगे, सोचेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 ohm है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि 2 ohm क्या ग्रेटर है और 3 ohm से भी ग्रेटर है। इसका मतलब कि ये या तो 2 ohm के साथ ये सीरीज़ में होगा, ऐसे 2 ohm सीरीज़ में होगा, और बच गया वो 3 और 6 ohm का, ये आपस में पैरेलल होगा। 3 ohm और 6 ohm का क्या होगा, आपस में पैरेलल, मतलब 3 ohm 6 ohm पैरेलल में, और फिर ये जो होगा 2 ohm के साथ सीरीज़ में। या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर क्या होगा, 3 ohm सीरीज़ में जाएगा और फिर 2 ohm और 6 ohm क्या होगा, पैरेलल में होगा। 2 ohm और 6 ohm पैरेलल में होगा। या तो यही दो केसेस पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है। 6 ohm को सीरीज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि 6 ohm से सीरीज़ में लेंगे तो 6 से ग्रेटर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो 4 ही चाहिए, 6 से छोटा, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, या तो 2 ohm पहले सीरीज़ में और फिर 3 ohm 6 ohm पैरेलल में होगा, या फिर 3 ohm सीरीज़ में होगा विद द 2 ohm 6 ohm पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमें दोनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, ये दोनों आपस में क्या है,
पैरेलल में है तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट निकाला गया और इसको हम लोग R1 सपोज एज्यूम करते हैं, तो 1/R1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करके। अब यहाँ पे क्या 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, फिर क्या हो जाएगा 3 2 जा, फिर 6 1 जा, 2 + 1 दैट इज 3/6, 3/6 कितना 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 आया 1/2, तो R1 क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। नाउ अब ये जो है इसको रिप्लेस करते हैं सिंगल R1 से, तो इसका मतलब पहले से 2 ओम था और ये पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 ओम से। तो अब 2 इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीरीज है तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ये क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, राइट। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, इसको भी चेक कर लेते हैं सेकेंड केस को, कि पहले 3 ओम को और फिर 2 ओम 6 ओम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 2 ओम इंटू 6 ओम डायरेक्ट करते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 × 6, जब भी दो रेसिस्टर पैरेलल में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 2 × 6 अपॉन दोनों का सम, तो 6 to 8। अब इसको क्या करो, कैसे करो, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 3 जा, तो 3/2 दैट इज 1.5 ओम। मतलब हमारे पास आ गया इसका इक्विवेलेंट कितना, 1.5। तो ये जो है सीरीज है विथ 3 ओम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1.5 कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। दैट मीन्स वी विल गेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 4.5 ओम, 4.5 ओम आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये तो नहीं चाहिए, इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं होगा, जो होगा फर्स्ट केस पॉसिबल होगा, करेक्ट। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आप हो सकता है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर लिया आ गया तो हमें सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को दोनों समझना होगा। नाउ मूव टू सी दैट इज बी 1 ओम। और हमें कितना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम चाहिए। अब देखो ये 1 ओम चाहिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा है, तो ईच से छोटा हो जाए या सबसे लोएस्ट से भी छोटा हो जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब सबका सब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑल शुड बी इन पैरेलल कर देंगे, 1/R निकालेंगे तो 1/2 1/3 प्लस 1/6 करोगे तो यू विल गेट 6/6 और वो आ जाएगा 1 ओम, करेक्ट। अगर वही आपका रहता 11 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सपोज सी में रहता 11 ओम लाने का, तो 11 देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबको सीरीज मिलो, तो 6 3 8 और 2 6 3 8 और 2 10 11 8 10 ओम। सॉरी क्वेश्चन होता 10 ओम का, 10 ओम से नहीं, 6 3 9 2 11 करेक्ट था, करेक्ट 11 ओम था। अगर 11 ओम का होता तो दैट मीन्स हमें सबको क्या करना होता, सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ता। तो सपोज ये 2 ओम देन 3 ओम एंड देन 6 ओम, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। और इस तरह का जो बेसिस का क्वेश्चन है इसको हम लोग लास्ट में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरा एक क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा, इक्विवेलेंट का साथ साथ क्या है करेंट पोटेंशियल का, उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट, सेकेंड है द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड by combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 and 24 ohm। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इतने वेरियस रेजिस्टेंस है, इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब आएगा, हाईएस्ट का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब सबको सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे, तो सबको सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो यह सबको ऐड हो जाएगा, तो 48 ओम आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस किस केस में आएगा, सब जब सभी पैरेलल में होगा, तो सभी पैरेलल होगा तो लोएस्ट निकाल देंगे इस तरह से, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इसको सॉल्व करेंगे तो 12/12 12/24, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। तो आर इक्विवेलेंट क्या क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 ओम आ जाएगा, तो ये सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ अब नोट में लिखा हुआ है देयर आर मेनी अप्लायंसेस विच हैव डिफरेंट करेंट रेटिंग एट द सेम पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्टेंस, एग्जांपल 5 एम्पियर हीटर 2 एम्पियर चार्जर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस यूज होता है सबको तो पोटेंशियल 220 वोल्ट का मिलता है, सबका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल 220 वोल्ट है। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग अप्लायंस का जो करंट फ्लो करने का जो कैपेबिलिटी होता है अलग अलग होता है, उसमें करंट रेटिंग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इस सब का जो है करंट रेटिंग अलग अलग होता है। चार्जर, हमारा जो मोबाइल चार्जर उसका करंट रेटिंग अलग होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके रेसिस्टर पे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वी तो सबको इक्वल मिल रहा है, सबको इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे करंट जो है वो डिफर कर रहा है, सबका करंट रेटिंग अलग है, तो क्योंकि आई इक्वल टू क्या लिखते हो V/R, तो ये तो सबको सेम है, ये तो V सबका सेम है, मतलब जो है रेसिस्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है रेसिस्टर अलग अलग होता है एंड देन अकॉर्डिंगली दैट करंट फ्लो करता है उसमें पर्टिकुलर रेटिंग का,
नाउ अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में या 2 मार्क क्वेश्चन में, कि वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन आर प्रीफर्ड ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों प्रीफर करते हैं। तो मैंने बताया भी था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफेक्ट्स क्या होता है सीरीज़ में, कि एक अगर कोई डैमेज हो जाएगा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण बाकी सब एप्लियंसेस क्या होता है, वर्क का स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे वही वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यू कैन सी इन सीरीज वन अप्लायंस गेट्स डिफेक्टेड दैट इज स्टॉप वर्किंग, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग। अगर एक भी डिफेक्ट हो जाएगा, एक भी ख़राब हो जाएगा कोई भी एक अप्लायंस, तो होगा क्या कि बाकी सभी क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक कर जाता है ना। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये रेसिस्टर है, फिर यहाँ पे एक बल्ब है, फिर यहाँ पे सपोज़ हमने लगा दिया एसी लगा दिया, सपोज़ ये एसी लगा हुआ है, इस तरह से गया, अब यहाँ पे है, ये सब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो करंट तो इधर से जाएगा, एंड टू एंड कनेक्शन यहाँ पे आएगा। सपोज़ फॉर अ मोमेंट यहाँ पे कहीं ब्रेक कर गया, तो ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। अगर सपोज़ इसको हम ब्रेक यहाँ से डिफेक्ट कर दिए तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर सबका सब इधर वाला पार्ट जो सब बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, सब बंद। सर्किट जहाँ इनकम्प्लीट है करंट फ्लो करना बंद, तो एक भी डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा, सब बंद हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्ट जो पाया जाता है उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्लियर, इसीलिए क्या तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा डिफेक्ट है सीरीज़ कॉम्बिनेशन को यूज़ करने में। देन and also since some current passes through all appliances which affects or damages the low rating current appliances। साथ साथ क्या है, मैंने बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है कि करंट जो फ्लो करता है सेम होता है। मैंने बताया था, आप लोग को ध्यान में हो, अगर सपोज़ यहाँ पे करंट गया 5 एम्पियर का, सपोज़ करंट 5 एम्पियर का जा रहा है इसमें से, अब यहाँ पे ये सपोज़ रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ये 5 एम्पियर करंट को बियर करने वाला रेसिस्टर है, मतलब इसमें जा सकता है इजीली। लेकिन अगर सपोज़ यह बल्ब है, इसका रेटिंग कम है, 1 एम्पियर करंट का रेटिंग है, अब ये 5 एम्पियर करंट एक्सेसिव जाएगा तो क्या होगा, इसको डैमेज नहीं कर देगा। 1 एम्पियर का कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम 1 एम्पियर ही फ्लो कर सकता है, और इसमें 5 एम्पियर का फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो डैमेज हो जाएगा। उसी तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है सेम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लो रेटिंग डिवाइसेस होता है वो उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। Now, while in parallel combination, if one stops working, then others do not get affected। Parallel combination का बेनिफिट क्या होता है कि एक अगर स्टॉप कर जाएगा तो बाकी सब वर्क करते रहता है। इसका कैसे है, तो अगर आप लोग को याद हो तो कुछ हम लोग इस तरह से सर्किट होता है, सभी रेसिस्टर का एक एंड जो है बैटरी का एक टर्मिनल पे और दूसरा एंड एक टर्मिनल पे होता है, पॉजिटिव निगेटिव सपोज इस तरह से है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से सपोज़ करंट गया, अगर सपोज़ यहाँ से हम क्या करें, करंट इसको फ्लो कराएं, तो करंट जो इधर से जाएगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, एक इधर एक इधर एक इधर। तो सपोज़ एनी हाउ क्या हुआ कि इस सर्किट का जो करंट है, मतलब सर्किट जो है, ये सर्किट का ये वाला अगर यहाँ ब्रेक हो गया, तार टूट गया सपोज़ फॉर अ मोमेंट, तो होगा क्या कि करंट जो इधर से मूव कर रहा था इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, बट ये तो पार्ट में तो जाएगा ना, तो बाकी दो अप्लायंसेस क्या होगा, ये वर्क करेगा, क्योंकि सर्किट इधर से तो कंप्लीट हो रहा है, इधर से और इधर से कंप्लीट हो रहा है। तो दैट मीन्स कोई एक एप्लायंस क्या होगा, ब्रेक होगा, तो बाकी सब क्या वर्क करते रहेगा। साथ साथ उसका और एक और चीज़ एडवांटेज क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल जो मिलता है वो सबको सेम पोटेंशियल मिलता है। जैसे यहाँ से पोटेंशियल अगर 220 वोल्ट का सप्लाई कर रहे हैं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। मैंने बताया भी था कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो पोटेंशियल अक्रॉस इस रेसिस्टर क्या होता है, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके अक्रॉस भी 220, इसके अक्रॉस भी 220, इसके अक्रॉस 220। तो इससे क्या होगा कि जो डिवाइस जिस रेटिंग का है अगर उसको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा तो क्या होगा कि वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो ये चीज़ बेनिफिट है इसका। नाउ अब हमारे पास है एक अच्छा टॉपिक है, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट, और इम्पॉर्टेंट भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। तो आप लोग जो है पहले से पढ़ रखे हो कि इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या क्या इसके कारण इफेक्ट होता है। तो पहला होता है केमिकल इफेक्ट, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या इफेक्ट है, तो पहला केमिकल इफेक्ट आया हो क्लास 8 में, जो आपने सेल बैटरी सब जो पढ़ा था, ड्राई सेल, लैग्रैंज सेल, ये सब वोल्टाइक सेल, राइट। नाउ अब सेकेंड जो है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट, जो हम लोग अब पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और थर्ड वन जो है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्लास 10th का है, मैग्नेटिक इफेक्ट।
करेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये 3 इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण। नाउ उसमें से जो हमारा सेकंड इफेक्ट है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। तो पहली बात तो क्या है कि अगर सपोज़ कोई भी रेसिस्टर है, जैसे सपोज़ हम लोग अपना चार्जर ही देखते हैं कि हमारे पास अगर घरों में जो चार्जर होती है, चार्जर अगर सॉकेट में लगा हुआ है, इस तरह से चार्जर लगाए हुए हैं, इसको मोबाइल की चार्जर लगा हुआ है, तो होता क्या है कि जो भी करंट इसमें आया तो ये करंट तो इसको जो फ्लो किया चार्जर के थ्रू, वो मोबाइल को चार्ज किया। साथ साथ देखते होंगे कि आप जो है आपको कुछ देरों के बाद अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा समय तक क्या है चार्जर अगर ऑन है तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। चार्जर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो जो है कुछ वर्क जो है वो अपना जो है हीट मतलब चार्ज करने में ये कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, इसको हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो वर्क डन होता है, जो हीट का मतलब क्या है, वर्क डन। ठीक है, तो हीट जो है इसको प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाता है, कुछ वर्क डन जो होता है। क्लियर। तो दैट मीन्स जितने भी किसी भी डिवाइस में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कुछ वो तो जो यूज़फुल वर्क है वो भी करता है, और साथ साथ वो क्या करता है, उसको हीट प्रोड्यूस करता है। उस डिवाइस में क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये ही चीज़ को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हीट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। नाउ अब ये हीट जो प्रोड्यूस होता है ये किस तरह के लिए होता है। तो अगर सर्किट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अगर प्योरली रेसिस्टिव होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कैसा होगा, प्योरली रेसिस्टिव। इसका क्या मतलब, प्योरली रेसिस्टिव। तो इसको हम समझते हैं फिर से। जैसे सपोज हमारे पास जो सर्किट है वो क्या प्योरली रेसिस्टिव है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस। तो प्योरली रेसिस्टिव, इसका क्या मतलब है, इसको क्यों प्योरली रेसिस्टिव बोला गया है। तो अगर जैसे सर्किट हमारे पास इस तरह से है, तो ये जो सर्किट है इसमें क्या, ये रेसिस्टर है, ये क्या है, रेसिस्टर है। तो जब प्योरली रेसिस्टिव होगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तब ये हीट होता है इसमें। अब ये प्योरली रेसिस्टिव जो दिया है इसका क्या मतलब है, तो हमारे दो चीज़ होती है, एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो सर्किट में ये 3 चीज़ें यूज़ होती है। तो आप लोग को जो 2 टॉपिक ये जो है दैट इज़ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, जो है क्लास 11 में पढ़ना है, राइट। 11th और 12th में जो है ये चीज़ पढ़ना है कि सर्किट में कैपेसिटेंस भी, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, और इंडक्टर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, सेल का ही रहता है, लेकिन सेल जैसा रहेगा, सेल में एक लार्जर एक स्मॉल होता है। कैपेसिटर में क्या होगा, दोनों का दोनों पैरेलल होगा और सेम लेंथ का होगा और इस तरह से रहेगा। नाउ इंडक्टर जो होता है वो कॉइल की तरह इस तरह से, ये इंडक्टर का साइन होता है, और रेसिस्टर का तो आप लोग जानते हो इस तरह से। तो यही है कि अगर सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस लगा होगा तभी हीटिंग इफेक्ट होगा। तो आप लोग याद रखना कि हीटिंग इफेक्ट जो होगा, हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो कब होगा, तो जब सर्किट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट इज ओनली व्हेन सर्किट इज़ प्योरली रेसिस्टिव। मतलब सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव का क्या होगा, सिर्फ रेसिस्टेंस होगा और उसमें कोई इंडक्टेंस नहीं, कोई कैपेसिटेंस नहीं। व्हेन सर्किट इज़ प्योरली रेसिस्टिव मतलब सिर्फ रेसिस्टेंस है। अब देखो कैपेसिटेंस लगाने से, रेसिस्टेंस लगाने से क्या नहीं होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज़ उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारे काम का नहीं, बस याद रखना है कि हीटिंग इफेक्ट जो है दैट इज़ ओनली फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। नाउ अब जो है हम लोग इसका इम्पॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं, ये डेफिनेशन क्या है। तो द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक सर्किट flowing in the circuit through the conductors leads to dissipation of electrical energy in the form of heat। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट मतलब कंज्यूम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी अप्लायंसेस में या किसी भी मतलब कंपोनेंट्स में, तो उसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन etc। और यही इफेक्ट के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, इस तरह का जो वेरियस होता है उसी मटेरियल्स में हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग जो है क्वेश्चन ये भी होता है कि हीटिंग इफेक्ट जो है किसके कारण होता है, तो वो जो सेल में जो है इलेक्ट्रिक सेल या जो बैटरी में जो वर्क जो होते रहता है, कंज्यूम जो होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट के कारण क्या, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इसका मतलब करंट फ्लो करता है। और वही करंट के कारण क्या होता है,
हीटिंग इफेक्ट होता है। नाउ अब इसका जो है हीटिंग इफेक्ट का जो हम लोग फर्दर जो डेरिवेशन वाला पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।